Hey, hello, hi everyone. This is Shivam Singh Rajawat, and in this very new session, we are going to discuss the space section. और ये जो करंट अफेयर्स रहेगा स्पेस सेक्शन से रिलेटेड रहेगा जनवरी महीने से लेकर जो मार्च का महीना है वहां तक का 2025 में। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंडिया के बारे में कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने चंद्रयान के जो 3 मिशन है वो लॉन्च कर दिए हैं, चंद्रयान 4, और आने वाले टाइम पे चंद्रयान 5 जो है वो हमारा लाइनअप है। चंद्रयान 1, 2, 3 इनकी डेट और किस उससे ये इनको प्रक्षेपित किया गया था, ये दोनों हमें याद रखने लायक है। देखते हैं, चंद्रयान फर्स्ट जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, जबकि चंद्रयान सेकंड 2019 को, और चंद्रयान थर्ड हमें पता है 2023 में। अच्छा, एग्जैक्ट तारीख हमें याद रखनी चाहिए, द आंसर इज यस। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये स्टार्टिंग के दोनों 22 को किए गए, लेकिन ये 22 अक्टूबर को, देखो 8 वाला ना अक्टूबर को, 8 वाला अक्टूबर को, और फिर हमें ये पता है 22 जुलाई को, ठीक है? तो 22 अक्टूबर, 22 जुलाई 2019, ये 22 अक्टूबर 2008। इसके अलावा हमने ये देखा चंद्रयान जो थर्ड है वो 16 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, और ये पहुँचा था कब? 23 अगस्त 2023, और उसी दिन से हम स्पेस डे मना रहे हैं, ठीक है ना? अब चंद्रयान फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, तो चंद्रयान फर्स्ट पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 से लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान जो है जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल से एमके थर्ड से लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 3 भी हमारा जीएसएलवी एमके 3 से लॉन्च किया गया है, राइट? अब तो 3 तो ये लॉन्च हो चुके हैं, चौथा हमारा चंद्रयान 4 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 2027 तक इसको लॉन्च करेंगे, और किस व्हीकल से लॉन्च करेंगे? तो आंसर वुड बी 2, मतलब LVM-3SC। LVM-3SC क्या कोई नया व्हीकल बनाया हमने? नहीं। जो जीएसएलवी एमके 3 था इसी को हमने LVM-3 नाम दे दिया है, इतना याद रखिएगा। जो चौथा होगा चंद्रयान, ये क्यों यूनिक है? यूनिक इस वजह से है क्योंकि ये प्लान्ड लूनर सैंपल, यानी कि चंद्रमा से हम ये प्लान कर रहे हैं कि चंद्रमा यानी कि लूनर यानी कि चंद्रमा की सतह से सैंपल वापस लेकर आएगा, और किस पॉइंट से? नियर शिव शक्ति पॉइंट। अब शिव शक्ति पॉइंट क्या है? चंद्रयान थर्ड जिस पॉइंट पर चंद्रमा पे लैंड हुआ था उस पॉइंट को हमने नाम दिया है शिव और शक्ति पॉइंट। द आंसर वुड बी यस। तो सीधी सी बात है, चंद्रयान 4 हमारा थोड़ा एडवांस होने वाला है, हम सैंपल लेके आएँगे। इसके बाद हमने कुछ और मिशन इंडिया के देखेंगे, तो आदित्य L1, आदित्य पर्यायवाची है किसका? सूर्य का पर्यायवाची। आदित्य पर्यायवाची किसका? सूर्य का। तो इस कॉन्सेप्ट में ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, पीएसएलवी C57 व्हीकल। इसके बाद हम देखेंगे मंगलयान फर्स्ट। तो मंगलयान फर्स्ट हमें 5 नवंबर 2013 को, तो देखो एम ऐसे ही बनता है और 13 ऐसे 13, तो 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C25 से, मंगलयान किससे? 5 नवंबर 25। मंगलयान 2 की अगर बात करें, 13 को इनके जो डिजिट है वंस और टेंस वाले रिवर्स कर दो तो 31 में हुआ था। होना है हमारा मंगलयान 2। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, ये तीनों हम यहाँ पे इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ऑर्बिटर भी, लैंडर भी और रोवर भी। गगनयान मिशन की बात करें तो हमारा 2026 तक है गगनयान मिशन का प्लान। इसमें 2 अनमैन्ड फ्लाइट होगी और 1 मैन्ड फ्लाइट होगी। 2 अनमैन्ड का मतलब क्या है कि हम 2 फ्लाइट्स भेजेंगे जिसमें मैन्ड नहीं होंगे, ओनली मशीनरी होगी। अभी एक हमारा ऐसा होगा जिसमें ह्यूमन्स जाएँगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो हम ये मार्च 2028 तक, इनकी टाइमलाइन सबकी याद रखिएगा। गगनयान मिशन की टाइमलाइन क्या है? 2026 तक की। वीनस ऑर्बिटर मिशन की वीनस, शुक्र यानी कि मार्च 2028 तक हमारा एक्सपेक्टेड है। और स्पेस हमारा एक लक्ष्य और क्या है कि हम 2035 तक स्पेस स्टेशन बना लेंगे, और इसके बाद ह्यूमन इन स्पेस बाय 2040 तक, 2040 तक हम मानव को अंतरिक्ष में सेंड करने का हमारा प्लान है। तो स्पेस स्टेशन बाय 2035, ह्यूमन इन स्पेस बाय 2040। तो दीज आर द 2 कंडीशंस। आइए आगे देखेंगे हम जनवरी महीने का। तो जनवरी 2025 का सबसे पहला जो न्यूज़ है, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था पीएसएलवी C60 को लेकर, जिसमें पोयम 4 ऑर्बिटल के बारे में बताया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। हम क्या करेंगे? पोयम 4। अब जो पोयम ये कविता वाली नहीं है, पी से मतलब पेलोड समझ लो। पेलोड हम चौथा। अभी तक क्या था कि हम बस मिसाइल्स में क्या करते थे, जब भी हम कोई सैटेलाइट्स ऊपर सेंड करते थे, तो हम ओनली सैटेलाइट सेंड करते थे। लेकिन अब हम इसी रॉकेट में कुछ सैटेलाइट्स पे कुछ पेलोड भी लगा देते हैं और इनको भी सेंड करते हैं। तो ऐसा हम चौथी बार हमने किया, ठीक है? और पीएसएलवी C60 से हमने ऐसा किया था। अब हमने कब किया था? जब हमने स्पेस टेक्स मिशन हमने अपना कंप्लीट किया, 30 दिसंबर को हमने जब स्पेस टेक्स मिशन को अंजाम दिया, उसी समय हमने पोयम 4 को भी अंजाम दिया था। और उसमें हमने क्या भेजा था? हमने कुछ भेजा था पालक के कुछ बीज, और जिसको हम कहते हैं कैलस, पालक का कैलस, यानी कि पालक पालक के बीजों को हम कैलस कहते हैं। तो हमने वहाँ पर वो उगाए। इसके अलावा हमने वहाँ पे जो लोबिया है, लोबिया यानी कि मूँग, उसको भी उगाया। तो हमने 2 फसलों को उगाने वाला भारत देश बन गया है स्पेस में, पालक और
लोबिया। किस मिशन में? OM4। किस व्हीकल में हमने भेजा? PSLV C60। किसके साथ? स्पीड एक्स। और तारीख हमारी क्या थी? 30 दिसंबर। बस इतना याद रखिएगा। इसके अलावा हमने अंतरिक्ष में लोबिया बीज का जो हमने अंकुरण किया है, वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित क्रॉप्स प्रयोग के तहत किया गया है। याद रखिए कौन-सा हमारा मिशन है? क्रॉप्स। अब ये जो क्रॉप्स है वो फसलों वाला क्रॉप्स नहीं है। हालाँकि फसलों का अंकुरण हम करवा रहे हैं, फसलें वहाँ पे उगाने की कोशिश है, क्रॉप्स मिशन है, लेकिन ये क्रॉप्स वो फसलों वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। तो सी से कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़, ठीक है? कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल है और ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के बारे में। तो पी से तो यहाँ पर प्लांट ही है। भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर। देखो भारत का पहला अंतर जो हमने PSLV C60 को सेंड किया है, C60 को, इसमें हमने पहला रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी कि RMTDD को सेंड हमने यहाँ पे किया है। ठीक है। इसके बाद 7 डिग्री के साथ डिजाइन किया। ये छोड़ दो, इसमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पढ़नी है। आगे देखेंगे। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप कंपनी, उसका नाम है दिगंतारा। ये दुनिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तुओं की निगरानी करेगी। 2 चीज़ों से इम्पोर्टेंट है दिगंतारा। सबसे बड़ी बात ये है कि दिगंतारा एक तरीके का एक स्टार्टअप है। दुनिया का पहला कमर्शियल सैटेलाइट, कमर्शियल का मतलब जानते हैं कि जो पैसे देकर भेजा गया है ना, मतलब यहाँ पे आप कॉमर्स का मतलब है मुनाफे घाटे की सौदेबाजी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, पृथ्वी पर 5 सेंटीमीटर की भी जो चीजें होंगी उनकी भी निगरानी करेगी। 5 सेंटीमीटर जितनी छोटी वस्तु, मतलब बहुत माइक्रो चीजों की निगरानी करने में ये दिगंतारा के द्वारा भेजी गई सैटेलाइट क्या होगी? सक्सेस होगी। बात ये है कि दिगंतारा का स्कॉट, दिगंतारा में एक कैमरा लगाया है, स्पेस कैमरा, जिसका नाम है स्कॉट कैमरा। उसी की इतनी कैपेबिलिटी होगी। स्क्वाड का फुल फॉर्म देखेंगे, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए। और कितने सेंटीमीटर की वस्तुओं की निगरानी करेगा? 50 सेंटीमीटर। अब हमें एग्जाम में ऐसा दे सकता है कि स्क्वाड कैमरा 50 की जगह दे देंगे 50 सेंटीमीटर या 500 सेंटीमीटर की चीजों की निगरानी करेगा, तो आंसर गलत होगा, हमारा होगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आप देखेंगे दिगंतारा की जो स्कॉट सैटेलाइट है वो कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के जरिए लॉन्च की जाएगी। और ये जो मिशन है टोटल, इसको हम बात करेंगे कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के द्वारा। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो सैटेलाइट बनाई है वो बनाई है स्टार्टअप कंपनी दिगंतारा है, उसी ने स्कॉट कैमरा उसमें लगाया है। लेकिन ये भेजेंगे कहाँ से? तो स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के अकॉर्डिंग हम भेजेंगे उसमें, ठीक है। गगनयान की बात करेंगे तो गगनयान हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है कि हम 2026 तक इसको सेंड करेंगे। लेकिन सेंड करने से पहले हमने ये डिस्कस किया है कि 2 अनमैन्ड मिशन हम सेंड करेंगे। तो 2 अनमैन्ड में से जो हमारा पहला मिशन होगा उसमें हम सेंड करेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन के जैसा रोबोट, उसका नाम होगा व्योम मित्रा। याद रखना, व्योम मित्रा। अब व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष। इस वजह से हम अंतरिक्ष में इसको सेंड करेंगे व्योम मित्रा को, ठीक है। मित्रा ना पढ़ के व्योम मित्र पढ़िए इसको। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लॉन्च पैड कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। तीसरा लॉन्च पैड हम अपना बनाएंगे कहाँ पे? श्रीहरिकोटा। बस इतना याद रखिए। अभी तक हमारे पास 2 लॉन्च पैड है। बताइए 2 लॉन्च पैड कहाँ पर है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा पिक्सल लॉन्च इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। अब समझ, कॉन्स्टेलेशन पहले प्राइवेट कॉन्स्टेलेशन, पहले कॉन्स्टेलेशन का मतलब समझो। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है ग्रुप। जब कई सारी सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं और उन्हें एक स्पेशल आकृति दी जाती है अंतरिक्ष में, तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। जैसे सप्तऋषि एक तरीके से कॉन्स्टेलेशन है ना, सप्तऋषि। तो अब बात ये है कि जैसे कि वर्ल्ड में अब ये रेस बहुत अधिक हो गई है। जैसे आपको अगर पता हो तो जो स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। इन्होंने भी ये पूरा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन लॉन्च करके रखा है। और इनको स्पेस एक्स को बीट अब कौन कर रहा है? अमेजन। अमेजन ने इनको बीट करने के लिए क्विकर नाम का कॉन्स्टेलेशन, कुइपर नाम को कॉन्स्टेलेशन पूरा सेंड करके रखा है। अब वो कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई में। तो तो उन्हीं की लाइन पे चलते हुए जो पिक्सल है, इंडिया की एक प्राइवेट फॉर्म है, इसने सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन को लॉन्च किया। बस इतना याद रखना, ठीक है। पूछ रहे कि पहला सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन किसने, जैसे किसने लॉन्च किया है, किस कंपनी ने? प्राइवेट, तो पिक्सल, पीसीए पिक्सल, पीसीए प्राइवेट, इंडिया में। इसके अलावा न्यू ग्लेन की बात करेंगे तो न्यू ग्लेन क्या है? फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट है बाय ब्लू ओरिजिन। अब ये जो ब्लू ओरिजिन ये कंपनी है, ये अमेजन है, अमेजन वालों की कंपनी है, ठीक है ना, जेफ बेजोस। इन्होंने न्यू ग्लेन पहला ऑर्बिटल रॉकेट, ऐसा रॉकेट जो ऑर्बिट करेगा,
उसको इन्होंने लॉन्च किया है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद इसरो ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। अचीवमेंट है किसके लेकर? हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर हमने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का हमने ग्राउंड टेस्ट किया। एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट क्या है? स्क्रैमजेट मतलब जनरली देखिए ये है, जैसे मान लेते हैं कोई भी व्हीकल होता है या रॉकेट होता है, उसमें जनरली 2 टैंक्स होते हैं। एक में फ्यूल भरा जाता है और एक में भरा जाता है इसमें ऑक्सीजन। द्रवीकृत अवस्था में होता है, दोनों फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, तरल तरल रूप में होते हैं। तो ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए इसमें फ्यूल की मात्रा मान लो 50 लीटर इसमें तो 50 लीटर इसमें। अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले लें, वातावरण से, वायुमंडल से ले लें, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 पूरा लीटर क्या करेंगे फ्यूल को फिल कर लेंगे। तो ये जो टेक्नीक है कि ऑक्सीजन किसी टैंक में फिल ना कर हम जो टेक्नोलॉजी होती है, इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन जो वातावरण में होता है, ये व्हीकल उसी ऑक्सीजन को यूज़ करता है, इसको हम कहते हैं स्क्रैमजेट कंबस्टर। तो ये हमारे लिए हमारी जो मिसाइल्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने हमने मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट लैबोरेटरी जो कि हैदराबाद बेस्ड डीआरडीओ का विंग है, उसने एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट किया और पूरे 120 सेकंड्स, पहली बार इंडिया में। कितने सेकंड्स? ये भी टाइम आपको पूछा जा सकता है, पूरा 120 सेकंड्स, नो डाउट। द सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट मेक्स अब जब ये ग्राउंड टेस्ट सक्सेसफुल हो गया तो हमारे लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो कि स्पीड पे चलती हैं मैक 5 के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। These advanced weapons have the potential to bypass existing air defense systems and deliver rapid and high impact strikes। यानी कि इनके पास अगर हमारे पास स्क्रैमजेट हो और हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स में उसका यूज़ करेंगे, तो जो हमारे जो वर्तमान में जो विरोधियों के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स है, इनको हमारी मिसाइल्स बचा के निकल जाएगी और डिलीवर रैपिड एंड हाई इम्पैक्ट स्ट्राइक और बहुत तेज़ी के साथ अटैक करेगी। अभी तक अगर हम देखेंगे सेवरल नेशंस, बहुत सारे नेशन जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यूएसए, रसिया, इंडिया एंड चाइना आर एक्टिवली हाइपर परस्यूइंग दिस टेक्नोलॉजी। मतलब यूएसए, रसिया, इंडिया, चाइना इस तकनीक पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन स्पेस एक्स ने अपना जो 17वां लॉन्च किया है। देखिए, इंडियन स्पेस एक्स की जो स्थापना है, तो आपको पहले तो वो पता होनी चाहिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1967। इनकी सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ था पहला, देखो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को, 10 साल के बाद इनका पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। पहला सैटेलाइट कब? 10 अगस्त को। उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 E10। SLV-3 E10 से इन्होंने अपना पहला सैटेलाइट इसरो ने खुद से लॉन्च किया था। अब हमने पहले से लेकर अब तक हम अपना अब 100th लॉन्च कर चुके हैं। तो जो हमारा जो 100वां लॉन्च है, वो हमारा है NBS-02 नेविगेशन सैटेलाइट। NBS का मतलब है नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि 02। इससे पहले 2023 में हम NBS-01 को लॉन्च कर चुके हैं। तो हमारी जो 100वां लॉन्च है, हमारा 100th लॉन्च है, वो NBS-02 है। अब ये जो NBS है क्या? ये हमारा जो नाभिक कॉन्स्टेलेशन है, उसी के लिए हमारी ये दूसरी सैटेलाइट गई है। ठीक है? अच्छा, अब बात ये भी देखनी पड़ेगी, तो एनवीए-02 लॉन्च हमने जो किया है वो किस व्हीकल से किया है? तो ये जीएसएलवी से किया है, ये 17वां लॉन्च है, जीएसएलवी का 17th लॉन्च है। नाभिक कॉन्स्टेलेशन में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे आप देखते हैं गूगल, तो गूगल जैसे आप जो देखते हैं जीआईएस, ठीक है ना? मैपिंग सिस्टम जो है, उसी तरीके से हम अपना नाभिक कॉन्स्टेलेशन में बहुत सारी सैटेलाइट्स स्टेबल करके हम भारत खुद का इंडिजिनस सिस्टम डेवलप कर रहा है। उसी अकॉर्डिंग हम 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिक्स करेंगे और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स फिक्स करेंगे। ठीक है? तो और इसका ये कितनी रेंज होगी? 1500 किलोमीटर की रेंज को हम कवर कर पाएँगे। याद रखना 3 जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में। आगे देखेंगे डार्क कॉमेट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है? नहीं, छोड़ दो। डिजाइन बाय पोलर सनडायल के बारे में ज़रा देख लेते हैं। पोलर सनडायल इसको डिज़ाइन किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने और इसको डिस्प्लेस किया गया था रॉकेट गार्डन ऑफ द स्पेस म्यूजियम ऑफ विक्रम साराभाई सेंटर एट तुम्बा, केरला में। बस किसने डेवलप किया याद रखिएगा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फरवरी महीने के करंट अफेयर्स में देखेंगे नासा। नासा का एक मिशन आता है, इसका नाम है पंच मिशन। ठीक है? अब ये जो पंच मिशन है, पी से पोलर होता है, यूनिफाई, एन से हो जाता, सो ये फुल फॉर्म ज़रा देख लो। पोलरीमीटर टू यूनिफाइड कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। तो पंच मिशन किसके लिए? कोरोना, सी से कोरोना याद रखना। कोरोना सूर्य की बाहरी सतह को कहा जाता है। इनका ये मिशन है। मिशन क्या है? मिशन है कि इस पंच मिशन इज लॉन्चिंग एज अ राइड शेयर विद नासा। अब ये क्या पंच मिशन अकेले तौर पे लॉन्च कर रहा है? नहीं। इन्होंने एक स्पेयर एक्स करके एक अपनी लेबोरेटरी इन्होंने लॉन्च करी है स्पेस में। नासा ने अपनी एक लेबोरेटरी बनाई, उसका नाम है स्पेयर एक्स। पूरा फुल फॉर्म देखेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक एंड
ionization एंड आइस एक्सप्लोर। स्पेयरएक्स में कई सारी क्या है कैमरा सैटेलाइट्स हैं और ये एक पूरी लैब बनी है। स्पेयरएक्स इनकी एक तरीके की लैब है। यही लैब के द्वारा ये अपने पंच मिशन को अंजाम देंगे। पंच मिशन के अंजाम देने का मेन कारण जो है, पंच मिशन की जो लाइफ होगी वो 2 साल की लाइफ होगी, ठीक है? और इस पंच मिशन में क्या-क्या रहेगा, इसमें 4 सूटकेस साइज़ की सैटेलाइट्स रहेंगी। पंच मिशन में कितनी? 4 सैटेलाइट्स रहेंगी, वो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगी। पंच के पास 4 कैमरा सेटअप रहेगा, विल ऑपरेट एज़ ए सिंगल, मतलब 4 कैमरा रहेंगे, लेकिन वो एक कैमरे के तरीके से काम करेंगे, ठीक है? ऐसे याद रखिएगा। इसका मेन काम क्या रहेगा? डिज़ाइन टू मेक यूज़ ऑफ द पोलराइज़ेशन लाइट टू मेजर द कोरोना एंड सोलर वाइड। पोलराइज़ेशन लाइट को यूज़ करके कोरोना और सोलर विंड का कि हम 3D इमेजेस लेंगे, ये ज़्यादा रखना। अब पोलराइज़्ड लाइट क्या है? जब लाइट कभी स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइट चलती है, सीधी चलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइज़्ड लाइट कहते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा नासा का स्पेरेक्स टेलीस्कोप क्या है? अभी हमने ये बात करी स्पेरेक्स की, बताई ना, एक लैबोरेटरी तरीके का टेलीस्कोप है। नासा ने प्लान किया है कि हम पूरे में क्या पूरे यूनिवर्स को मैपिंग करेंगे। जैसे हमारी पूरी पृथ्वी की मैपिंग है, उसी तरीके से नासा का स्पेरेक्स टेलीस्कोप ने ये प्लान किया है कि एंटायर स्काई को हम मैपिंग करेंगे। और किसमें? 102 इंफ्रारेड कलर्स में। बस इतना ये या चीज़ रखिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्पेरेक्स मिशन है, इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अफोर्डेबल है। अब कितना है क्या नहीं है ये छोड़ दो आप, बस स्पेयरएक्स विल मैप द एंटायर यूनिवर्स, ये फैक्ट याद रखिएगा। सुनीता विलियम्स ने एक नया स्पेस रिकॉर्ड हासिल किया है। सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और 6 मिनट का, याद रखिएगा। नया रिकॉर्ड उन्होंने कितना बनाया है? 62 घंटे और 6 मिनट। ये 6 दिख रहा है, इसी को ये 6 मिनट रहेगा। और इससे पहले जो मिशन कंप्लीट किया था, ये रिकॉर्ड वो था पैगी विड्सन के नाम पे, जिनका था 60 घंटे और 21 मिनट। और काहे का मिशन है? स्पेस वॉक का मिशन है, ठीक है? तो सुनीता विलियम ने ये मिशन बनाया। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉयड बेनू। बेनू क्या है? एक तरीके का एस्टेरॉयड है। मिशन था ना यूएस का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। ये बेनू पर गया था, वहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर लाया था। ठीक है ना? तो अब ये हमें पता चलता है ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, जो बेनू पे मिशन गया था, कि जो एस्टेरॉयड बेनू है उस पे कुछ लाइफ सैंपल्स हमें मिलते हैं। आगे देखेंगे जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च, अच्छा इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? 2 पूछेगा कि ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? तो याद रखना एस्टेरॉयड बेनू पर से सैंपल वापस लाने के लिए। ये भी याद रखना कि सैंपल वापस लाएगा। जापान ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया नेविगेशन सैटेलाइट ऑफ न्यू फ्लैगशिप H3 रॉकेट। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। इसरो का ये अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एक न्यूज़ ये वाला कि इसरो का हमने NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया और ये हमारा 100th क्या था? लॉन्च था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा 100th लॉन्च जो है वो फेल हो गया। 100th लॉन्च फेल कैसे हो गया? क्योंकि हमारे जो थ्रस्टर थे वो फेल हो गए। एक्चुअली में हमने इसको इनिशियली GTO ऑर्बिट में ट्रांसफ़र किया था। लेकिन GTO ऑर्बिट से हमें इसको ट्रांसफ़र करना था GEO ऑर्बिट से, यानी कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। तो जब अब ये हम ट्रांसफर तो तब कर पाते जब हमारे थ्रस्टर्स काम करते, तो NBS-02 सैटेलाइट्स के जो थ्रस्टर थे, ये काम करने बंद कर दे और हमारा ये मिशन फेल हो जाता। यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है? हाँ, इसमें GSLV MK-2 रॉकेट व्हिच वाज़ इसरोज़ 100th लॉन्च फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट स्पेसपोर्ट श्रीहरिकोटा से हमने GSLV MK-2 में इसको लॉन्च किया था, ठीक है? अच्छा, अब 2 चीज़ें याद रखना, जो GTO है, इसका जो हाइट होता है, डिस्टेंस वो होता है 200 से 250 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, जबकि GEO का होता है 35,786। ये कई बार एग्ज़ाम्स में टारगेट किया जा चुका है, पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे एक्सियम मिशन के 4 पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु सिंह। अब जो एक्सियम मिशन है, एक्सियम मिशन के बारे में ज़रा समझिए। इससे पहले वीडियोज़ में भी आपको बताया गया था कि इंडिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंडिया के कुछ लोग जा रहे हैं। उसमें से हमने सेलेक्ट किया है किसको? शुभांशु शुक्ला को। लेकिन हमने जो अनुबंध किया है वो नासा के साथ में किया है और नासा की तरफ से जो कंपनी काम कर रही है वो एक्सियम काम कर रही है और एक्सियम का ये मिशन चौथा है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इंडियंस को लेकर जाएगा। तो कौन इंडियन जा रहा है उसमें? ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी, ये जाएँगे। एक्सियम 4 मिशन के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए है। इसमें जिस कैप्सूल में ये जाएँगे, लोग बैठकर जाएँगे जिस कैप्सूल में, उस कैप्सूल का जो नाम रहेगा वो रहेगा स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और ये कोलैबोरेशन हमारे नासा के साथ में और एक्सियम स्पेस की फोर्थ फ्लाइट है, इसी वजह से इसको नाम दिया है आगे डिस्कस करेंगे। इंडिया ने अनवील किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स। देखो जो रॉकेट मोटर्स होती हैं, उनके प्रोपेलेंट्स होते हैं, तो उनको मिक्स मिक्स किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस और हेक्टिक टास्क है। इसी वजह से अब हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर
एक हमने ऐसा मिक्सर ही बना दिया है जो लगभग 10 टन प्रोपेलेंट को मिक्स कर सकेगा, बस यही चीज़ याद रखनी है। अब बनाया किसने है? कोलैबोरेशन के साथ में सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सीएमटीआई बेंगलुरु के साथ में मिलकर हमने ये सतीश धवन स्पेस सेंटर ने मिलकर ये बनाया। शिव शक्ति पॉइंट से शिव शक्ति का सबसे पहले चीज़ ये है कि हमने 16 अगस्त 2023 को क्या है अपना चंद्रयान मिशन 3 भेजा था। ये लॉन्च लैंड हुआ 16 जुलाई को भेजा था, सॉरी। लैंड हुआ था 23 अगस्त को। तो जिस पॉइंट पर ये लैंड हुआ था उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया था शिव और शक्ति। तो शिव शक्ति की अगर हम एज की बात करें कि वो पॉइंट कितना पुराना है, तो अब पता चलता है कि लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और विद द इमरजेंस ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोबियल लाइफ वहाँ पर पहले थी। यानी कि ये उस समय का पॉइंट है, उस समय की लोकेशन थी जब प्रिमिटिव माइक्रोबियल लाइफ का उद्भव हो रहा था। ये शिव शक्ति पॉइंट से इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आगे देखेंगे अब हम मार्च के महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सेंटर हैज़ अप्रूव्ड चंद्रयान 5 मिशन, इसरो चीफ ने ये वक्तव्य दिया था। अभी तक हमने अब भी बताइए इसरो ने अभी तक कितने चंद्रयान, तो चंद्रयान का कौन-कौन से मिशन, एक तो हमने सबसे पहले किया था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 जुलाई 2019 को, फिर हमने 16 जुलाई 2023 को सेंड, ये 3 हो गए हैं। चौथा हमारा लाइनअप है, हमने 5वें की घोषणा कर दी है। देखते हैं 5वें हमारा जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होने वाली हैं। इसमें हम एक लैंडर, एक रोवर, ये 2 चीज़ें भेजेंगे। लैंडर चूँकि हमें प्रॉब्लम हुई थी, हमारा विक्रम लैंडर फेल हो गया था, तो लैंडर में हमारी मदद कर रहा है इस समय जापान, कोलैबोरेशन है, और रोवर इंडिया खुद ही बनाएगा, ठीक? तो जापान की एक्सपर्टीज़ लैंडर में है, हमारा लैंडर फेल हो गया था, इस वजह से हमने ये काम जापान को दिया है। बात ये है कि इसमें कोलैबोरेशन किन 2 देशों के साथ में है, तो ये पूछना ज़रूरी है, तो इंडिया और जापान के साथ में। चंद्रयान 5 मिशन वुड कैरी है 250 केजी रोवर, जो रोवर जाएगा, जो रोवर मतलब 6 पहियों की एक गाड़ी होती है, ठीक है ना? जो रोव करती है, रोवर का मतलब होती है रोलर, एक तरीके से जो घूमती है उसमें, उसका जो वज़न होगा लगभग 250 केजी होगा। लॉन्ग टर्म गोल है इंडिया का लैंडिंग करने का मून पे, हम ये जो है मून पे लैंडिंग करना चाहते हैं, ह्यूमन्स के साथ में लैंडिंग करना चाहते हैं, वो है 2040 तक, ठीक है? तो 2040 तक। याद रखिएगा कि हमने अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में बनाया था। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 250 केजी का रोवर हम बनाएँगे, इंडिया और जापान का कोलैबोरेटिव इफेक्ट है और जापान इसमें लैंडर बनाएगा। बाकी 2008-2019 में ये हो गया था, हमने डिस्कस कर लिया है, जबकि 2000 जो चंद्रयान 4 होगा, इट्स एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन 2027 इन एम्स टू ब्रिंग सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम द मून। याद रखिएगा जो चंद्रयान 4 का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो जो मेन टारगेट रहेगा कि मून से सैंपल्स वापस लेकर आना है हमें चंद्रयान 4 का 2027, और चंद्रयान 2040 तक जाएगा चंद्रयान 5। आदित्य एल1 कैप्चर्स द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ केर्नेल। केर्नेल मतलब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये समझो कि केर्नेल होता क्या है। आदित्य एल1 के बारे में डिस्कस हमने कब किया था? 2 सितंबर 2023 को आदित्य एल1 का लॉन्च हुआ था। इसने अब ये पहली इमेज मेरी बनाई है केर्नेल की। फिर केर्नेल है क्या? सोलर जो फ्लेयर होती हैं, सोलर यानी कि सूर्य में जो फ्लेयर्स उठती हैं ना, फ्लेयर्स, उनको हम केर्नेल कहते हैं। अब ये हमने मतलब आदित्य मिशन के पास कौन से गैजेट थे जिसने ये कैप्चर किया? तो आंसर इज सूट। सूट का मतलब है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर जो सोलर की यूवी इमेजिंग ऐसा टेलीस्कोप था जो सोलर की यूवी वायलेट इमेजेस को ट्रैक करता था, यानी कि कैच कर सकता था। तो ये हमने स्यूट से किया है, अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से आदित्य एल1 में फिक्स था। आदित्य एल1 के बारे में एक चीज याद रखना ये है, इससे हमें ये पता चलता है कि क्लियर एविडेंस की एनर्जी ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम सोलर सरफेस टू द कोरोना। कोरोना यानी कि सोलर का जो सरफेस होता है उससे उसकी जो बाहर की का लेयर है, उससे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैनेल बोल रहे हैं, कर्नेल। आदित्य एल1 के बारे में देख लिए। आदित्य एल1 की अगर पोजीशन पूछे तो लैग्रेंजी पॉइंट एल1 है, यहाँ पर है। ये लैग्रेंजी पॉइंट क्या होता है, ये मैं किसी अलग वीडियो में आपको समझाऊंगा। लॉन्च कब हुआ था? सितंबर 2023 में, और इसका पीएसएलवी C67 रॉकेट से C57 रॉकेट से छोड़ा, और अब तक हमने पीएसएलवी C60 लॉन्च कर चुके हैं, जिससे कि हमने अपना स्पेस एक्स मिशन लॉन्च किया था पीएसएलवी C60 से। सूट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आदित्य के पास एक तो सूट गैजेट है, दूसरा गैजेट है सोलेक्स। सोलेक्स का फुल फॉर्म क्या है? सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोम। और तीसरा गैजेट है हेलियोस, हेलिओस, एच हेल 1 ओस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अब बात ये है, आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि अभी हाल में ही कर्नल को कैप्चर किया है कितने? आदित्य ने। तो ये उसके किस गैजेट ने किया है? जैसे क्वेश्चन पिछले आरओ में पूछ लिया था, तो आंसर होगा ये सूट से किया गया, सूट से।
इसरो डेवलप कर रहा है एलओएक्स मीथेन रॉकेट इंजन। अब ये एलओएक्स मीथेन रॉकेट इंजन क्या है? ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। एनजीएलवी जो हमारा जो जिसका प्राचीन नाम एमके-3 था, उसी का नया नाम हमने रख दिया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब इसमें क्या करेगा, तो मीथेन रॉकेट इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन एसन ऑक्सीडाइज़र के तौर पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन को फ्यूल के इस्तेमाल तौर पे, बस यही याद रखना है। अब मीथेन नाम में ही आ गया तो मीथेन हमारा सॉलिड वो फ्यूल रहेगा और ऑक्सीडाइज़र हमेशा ऑक्सीजन रहता है, लेकिन हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। मीथेन इज़ कंसीडर्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये पॉइंट याद रखना है कि भविष्य का जो इंजन है स्पेस का वो क्या कहा जाएगा? मीथेन। इसके अलावा इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक टेस्ट जिसका नाम है एसई 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट। यही पूछ रहे कि टेस्ट एसई एस से सेमी क्रायोजेनिक है, ठीक है? एस से सेमी क्रायोजेनिक, ई से इंजन कितना 2000। इसमें क्या करेंगे? जैसे कि इसमें भी हम ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज़र के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, लिक्विड ऑक्सीजन को। इसमें भी हम वही करेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें जो फ्यूल होगा वो हमारा रिफाइंड केरोसिन फ्यूल के तरीके से होगा सेमी क्रायोजेनिक में। याद रखना, सी से क्रायोजेनिक और सी से केरोसिन, रिफाइंड केरोसिन होगा, बस यही याद, ठीक है ना? इससे पेलोड कैपेसिटी बढ़ेगी इसरो की और हम आगे वाले जो हमारे मिशन से उनमें हमें इसका लाभ दिखेगा। अब सेमी क्रायोजेनिक और क्रायोजेनिक इंजन में डिफरेंस क्या है? ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनमें रिफाइंड केरोसिन का इस्तेमाल होता है। जबकि क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं उनमें हम सबको पता है किसका इस्तेमाल होता है इनमें, इनमें हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे, इसरो ने अपना स्पेसडेक्स मिशन सक्सेसफुली क्या कर लिया है? लॉन्च किया। ये कब किया? तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 दिसंबर 2024 को। इसका डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है। और किस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था? पीएसएलवी सी-60। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने 2 अपनी सैटेलाइट्स मतलब 2 अपने यूनिट्स एसटीएक्स-1 और एफटीएक्स-2। एफटीएक्स-1 को चेसर कहा जाता था, एफटीएक्स-2 को टारगेट कहा गया। यानी कि जो ये एफटीएक्स-2 अपने आप पे स्टेबल था और एफटीएक्स-1 ये चेसर था। ये जाके यहाँ पर ये ज जब ये जाके क्या हुआ था? ये जाके डॉक हो गया था। प्राइवेट लैंडर प्राइवेट एक लूनर लैंडर ब्लू घोस्ट टचेस डाउन ऑन द मून विद अ स्पेशल डिलीवरी फॉर नासा। देखिए, एक प्राइवेट लूनर लैंडर है किस कंपनी का? ब्लू घोस्ट का। नोट देखिए, अगली न्यूज़ क्या है कि एक प्राइवेट स्पेस फर्म है, यानी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। उसने एक लूनर लैंडर बनाया जिसका नाम है ब्लू घोस्ट। अब ये क्या है? ये नासा के लिए कुछ डिलीवरी लेकर गया है और उसने फाइनली मून पे लैंड कर लिया है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे वर्ल्ड में कमर्शियल मून लैंडिंग किसी प्राइवेट ने करी है तो वो है ब्लू घोस्ट। लेकिन इससे पहले कोई प्राइवेट भी लैंड हो चुका है मून पे और उसका जो नाम था वो था फरवरी 2024 में इंट्यूटिव मशीन ने सबसे पहले सॉफ्ट लूनर लैंडिंग कर दी थी। लेकिन अगर बात करें कमर्शियली मून लैंडिंग तो वो फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ही करी है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे देखेंगे, अब हम बात करें ब्लू घोस्ट के बारे में तो रफली द साइज ऑफ ए कॉम्पैक्ट, लगभग एक कार के आकार का है। 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था अबोर्ड अ स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर, ठीक है? और ये नासा के लिए डिलीवरी लेकर गया था। आगे देखेंगे, स्पेसएक्स और नासा ने लॉन्च किया है क्रू 10 मिशन टू ब्रिंग होम स्ट्रैंडेड एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बिच विल्मोर। हमें ये पता है सुनीता विलियम और बिच विल्मोर जो फंसे थे उनके लिए जो नासा ने और स्पेसएक्स ने मिलकर जो मिशन को लॉन्च किया है वो था क्रू 10 मिशन। ये मिशन का नाम याद रखना, क्रू 10 मिशन। प्राइवेट लॉन्डर ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट प्राइवेट मून मिशन, जो पहला प्राइवेट मून मिशन है जो अभी हमने डिस्कस किया था वो है इंट्यूटिव मशीन्स का ओडेसियस। ठीक है, तो सबसे पहला जो मिशन है जो सक्सेसफुली मून पर लैंड हुआ है उसका नाम है ओडेसियस। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहला जो कमर्शियल कमर्शियल का पूछे सक्सेसफुल प्राइवेट कमर्शियल तो वो होगा ब्लू घोस्ट। और ये पूछे सबसे पहला प्राइवेट तो हम आप नाम लेंगे इंट्यूटिव मशीन का ओडेसियस। नासा का स्पेरेक्स टेलीस्कोप इज लॉन्च टू स्टडी, ये हमने डिस्कस कर लिया, छोड़ देते हैं। और नासा और नोकिया लॉन्च करेंगे पहला सेलुलर नेटवर्क इन कहाँ पे? स्पेस में। बस इतना ही न्यूज़ याद रखनी है कि कौन दो कंपनी किस कंपनी के साथ में मिलकर नासा लॉन्च करेगा सेलुलर नेटवर्क, तो आंसर वुड बी नोकिया। आंसर वुड बी नोकिया। आगे देखेंगे, नासा का विजन है फॉर रिटर्निंग ह्यूमंस टू द मून बाय 2027। 2027 तक, अब यही पूछ लेगा कि किस ईयर तक नासा ने ये प्लान किया है कि उसका जो मिशन
यानी कि मून से वापस हम व्यक्तियों को लाएँगे, मून पे भेजेंगे भी और वापस भी लेकर आएँगे पृथ्वी पर, ठीक है? तो ये है हमारा नासा का मिशन रहेगा 2027 तक और ये जो मिशन रहेगा आर्टेमिस। आर्टेमिस मतलब मून की देवी, चंद्रमा की देवी को ही आर्टेमिस कहा जाता है। 128 न्यू सैटर्न के नए 128 मून खोजे गए हैं। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि सैटर्न के कितने मून पाए गए हैं, तो 128। तो अब जो टोटल मिला के सबसे अधिक संख्या हो गई है सैटर्न के मून्स की, यानी कि सैटेलाइट्स की, और ये हो गई है लगभग 274 मून्स। इसके अलावा विसर्ग-एन यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके बारे में। तो इसका जो लोकेशन है, लोकेट है, ये जनरली कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात में। बस यही चीज़ याद रखना कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशंस विसर्ग-एन कहाँ पे है? गांधीनगर में है। ये क्या करता है? जनरली ये इसरो को प्रोवाइड करवाता है स्पेशलाइज्ड सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस इन इम्प्लीमेंटिंग मैप बेस्ड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। मैप के आधार पर मैप आधारित जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नाम है इसका, इस वजह से। ठीक है, क्या नाम है? जियो इन्फॉर्मेटिक्स। आगे बात करेंगे विक्रम 3201 और कल्पना 3201, ये दोनों क्या है? यही पूछ लेंगे कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 क्या है? तो हमारा आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर से। जनरली विक्रम फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट्स ऑफ द 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स हैं डेवलप्ड फॉर स्पेस एप्लीकेशंस में इनको डेवलप किया जाएगा। बनाया किसने है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन कोलैबोरेशन विद एससीएल चंडीगढ़ के साथ में मिलकर। तो विक्रम 3201 एंड विक्रम और कल्पना माइक्रो प्रोसेसर्स है, राइट? तो ये था हमारे जनवरी से लेकर मार्च तक का स्पेस के बारे में करंट अफेयर्स। थैंक यू।